अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, दिन की रोशनी हो या रात की तारीकी, जुर्म अपना रास्ता खुद बनाता है और कभी कभी एक आम सी शिकायत, एक मामूली सा झगड़ा ऐसी भयानक हकीकत का दरवाजा खोल देती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ग्रीन टाउन की हदूद में दर्ज होने वाली एक अगवा की FIR महज अगवा तक महदूद नहीं रहती। तफ्तीश के दरवाजे खुलते हैं तो मालूम होता है कि ये केस एक संगीन सफाक कत्ल में बदल चुका है। मुल्जिम जो मकतूल के साथ रोज काम करता था, पुलिस को गुमराह करने के लिए एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें सबसे पहले इल्ज़ाम आता है कि मकतूल की अपनी बीवी पर मुआशरे में और हमेशा से मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स पर एक खबर नशर होती है कि अपने बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। ये खबर भी सामने आ जाती है कि बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। ऐसी ही खबर ग्रीन टाउन की हदूद में आती है जहां पर इसी तरह का बेबुनियाद इल्जाम उस बीवी पर लगता है जो इंतहाई अफसोसनाक है। इस प्रोग्राम में हम आपको पुलिस का एक मुस्बत पहलू दिखाते हैं जो कम देखने में आता है। कत्ल करने वाले मुल्जिम ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक बयान दिया। फैक्ट्री के मालिक को उसकी बीवी के कहने पर कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस उस बीवी की बारीक बीनी के साथ चेक करती है तो पता चलता है ना कोई नाजायज ताल्लुक, ना कोई साजिश, बल्कि महज एक गलत फहमी जिसने मकतूल के घर वालों को भी रास्ते से भटका दिया। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक बेबुनियाद इल्जाम का पर्दा चाक हुआ, किस तरह एक झूठे बयानिए ने सच को छुपाने की कोशिश की और किस तरह पुलिस ने दिन रात मेहनत करके असल मुल्जिम की निशानदेही की और हकाइक को बेनकाब किया। यह है आसिफ के कत्ल की हौलनाक कहानी जो अगवा से शुरू होती है और कत्ल पर खत्म होती है। चलिए बढ़ते हैं इस लर्ज़ाखेज वारदात की जानिब। बच्चे यतीम हो गए। मेरा बेटा भी एक ना कत्ल करवाया। मेरा बेटा सीधी डंडी जान वाला। मेरा बेटा जिन्ने सुनिया दुनिया कदों दिखना आई है, कोई बच्चा बहुत चंगा सी। मेरा बेटा मेरे मार के सुट गया। मैं को बोलिया भी नहीं जाता। मैं तो नहीं हुक्म कि मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे निके निके यतीम रोंदे ने, उन्होंने बाप का इंसाफ चाहिए। मैंने इधर ही पड़ा रहने देता, हमें जनाजा ही नसीब हो जाता, हमें उसका मुंह देखना ही नसीब हो जाता। मुंह देखने वाली थी, कोई रस्में थी उसकी आखिरी, वो रस्मात भी इसने हमें अदा नहीं करने दी। इस साल में मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ। पिछले 10 दिन से हम बयान दे रहे हैं, आपका बेटे को एक बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया हुआ, आपको पता नहीं अभी तक चला। वो कत्ल कर दिया गया है बड़ी बेदर्दी से। आपके दूसरा बेटा दवाइयाँ दे रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। माँ का बेटा गया हो तो माँ को कैसे पता नहीं चलेगा। ये अपील है मरियम बीबी से कि जो कहती है मैं माँ हूँ पंजाब की, अब माँ बन के दिखाए। हम रो रहे हैं पिछले 15 दिन से। ग्रीन टाउन में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, हम प्रोग्राम के आगाज़ में उसकी सारी तफसील आपको बता चुके हैं। जो मकतूल का भाई है वो अब हमारे साथ है। ये मामला है क्या? थाना ग्रीन टाउन में अगवा का पर्चा दर्ज होता है और उसमें बीवी ही जो है वो मुद्दई होती है। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये हम जो मकतूल का भाई है, आसिफ का भाई, उसकी ज़ुबानी जानते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अली। आरिफ साहब, भाई आसिफ की कितनी उम्र थी? 35 साल। 35 साल। शादीशुदा था? जी शादीशुदा। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे उसके। 3 बच्चे थे। तो क्या काम क्या करता था? वो मिलिट्री का काम, प्रिंटिंग का ना, लेडीज अच्छा, कपड़ों का। लेडीज कपड़ों का ये जो प्रिंटिंग जो होती है, ठीक है, वो करता था। जॉइंट फैमिली आपकी यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं सारे? इकट्ठे रहते हैं हम लोग सारे, इकट्ठे रहते हैं। क्या हुआ? पहले तो अगवा का पर्चा हुआ था। यहाँ से तो 22 की शाम को 8 बजे यहाँ से घर से निकला काम के लिए। रात की ड्यूटी करता था। दो थे, एक मुलाजिम था, एक ये था। ठीक है। मुलाजिम दिन में काम करता था, ये रात को करता था। ठीक है। 22 की शाम से यहाँ से घर से निकलता है, वो चला जाए रूटीन में काम के लिए जैसे जाता था। ठीक है। यहाँ से चला जाता अपनी सिस्टर की तरफ पिको रोड पे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे जाता है, थोड़ी देर बैठता है तो पीछे से उसको फोन आता है फैक्ट्री से कि उस्ताद जल्दी आ जाओ। ठीक है। वो 10:30 बजे वहाँ से निकलता है, फैक्ट्री आ जाता है। ठीक है। हमें तो ये पता कि रात की ड्यूटी करनी है उसने। कल दोपहर को 2-3 बजे रूटीन में आता था वो। ठीक है। हमें तो यही पता है। सारा दिन गुजर गया। शाम को जब होता है
वो लड़का घर पे आता है जो मुलाजिम उसका है रिजवान शाह। ठीक है। 10 के बजे घर आता है, वालदा को मेरे को 5,000 रुपये देता है। देने के बाद वो कहता है आसिफ साहब कहीं काम गए हुए हैं, कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे, लाहौर से बाहर गए किसी दोस्तों के साथ। ठीक है। वालदा कहती मोबाइल भी तेरे पास है, बाइक भी तेरे पास है, वो किसके साथ गया, जिसके साथ गया उसका मेरी बात करवा दे। ठीक है। नहीं, मोबाइल कभी छोड़ के नहीं जाता था? नहीं 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 नहीं। वो कहता जी मोबाइल तो मेरे पास इसलिए है कि वो प्रिंटिंग शीट आने हैं तो वो मैंने मशीन में डालने हैं। ठीक है। वालदा कहती जिसके साथ गया उसके साथ बात करवा देना, पता चल जाए किसके साथ गया हुआ वो खैर नहीं उसे करवाई, मुतमिन कर शर के 15-20 मिनट वो चला गया। रात को 1 बजे मैं आता हूँ घर पे, मुझे वालदा कहती वो आया नहीं, इसको फ़ोन तो करो। मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, कल सुबह आ जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। वो कहती नहीं फ़ोन करो। मैंने उनको फ़ोन किया अब भाई के नंबर पे ही, फिर भी वही लड़के उठा जो उसके पास काम करता है। मुझे भी उसने ना मुतमिन कर दिया। मैंने पूछा इसको यार उठाने वगैरह का मसला मसल बन गया है तो कोई बात नहीं, घर नहीं बताना तो मुझे बता दे, मैं आ जाता हूँ, आकर देख लेते हैं। उसका नहीं जी ऐसी बात ही कोई नहीं है, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तसल्ली करें। मैं फिर सो गया। मैं कहा चलो बंदा कह रहा है मुलाजिम उसके पास है, वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं सुबह आ जाएगा। सुबह मेरे उठने से पहले मेरी वालदा और वालिद यहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं। ये बाहर निकलते हैं, पीछे उसकी वाइफ को पता चलता है, उसकी वाइफ को, वो भी पीछे भागती है। वो भाई रिक्शे में बैठ के फैक्ट्री में चले जाते हैं, आगे देखते ताले लगे हुए हैं। वहाँ से पता करते हैं पड़ोसियों से, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। फिर 1 पे कॉल हो जाती है, पुलिस आ जाती है। 1 पे कॉल कौन करता है? 1 पे कॉल मेरा छोटा सिस्टर का बेटा करता है। ठीक है। भांजा आपका? भांजा, वो भी वहाँ पहुँच गया था, साथ ही घर उनका भी। वो करता है तो पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो ये इसकी वाइफ जो कहती है जी मेरे साथ झगड़ गया है। अच्छा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं ऐसा था। कुछ भी नहीं, मुझे घर पे कह रही है, मैं कह रहा हूँ कहती नहीं हमारी कभी लड़ाई अब हुई नहीं। ठीक है। पुलिस आती है तो वो पुलिस ताले तोड़ने लगती है, ये कह देती है जी मेरा झगड़ा हुआ है इसके साथ कल, तो वो नाराज हो गया। पुलिस जो है थोड़ी पीछे हो जाती, कहती यार आपका घर का मसला है तो आप चेक कर ले, इधर किसी रिश्तेदार में कहीं बैठा होगा, किसी दोस्त के पास बैठा होगा। ये और इसका भाई आसफ की वाइफ और उसका भाई, ये दोनों बाइक पे बैठती हैं तो थाने चले जाते हैं। थाने जाके अब ये क्या बातें वहाँ करते हैं मुझे नहीं पता। मैं कोई घर से 11-12 पे उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो पुलिस भी वहाँ पे आई है, ये भी हुआ है। मैं भी आ जाता हूँ, मैं फिर थाने जाता हूँ। वो कहते हैं यार आरिफ भाई आप अपना घर चेक करें, उधर कहीं बैठा होगा किसी दोस्त के पास, आपकी भाभी कह रही नाराज़ होके गया हुआ है। मैं फिर आ जाता हूँ, हम फिर ढूंढते छूटते करते रहते हैं, नहीं। फिर हम रात को थाने चल जाते हैं, दराज लिखते हैं, SHO को देते हैं, भाई हमारा भाई मिस है, इसका पता करें। वो अपने 2 मुलाजिमों को बुलाते हैं, वो कहते हैं भाई जरा आप चेक करें, किसी अदारे ने नहीं उठा लिए, एजेंसी ने या किसी ने चक्कर में उठा लिया हो। वो कहते हैं जी आज की रात का टाइम दे दें। चलो कोई बात नहीं। सुबह फिर मैं जाता हूँ 10:30 बजे थाने। वो कहते हैं किसी एजेंसी ने नहीं उठाया। फिर मैं आ जाता हूँ SHO के पास, मैं कहा भाईजान किसी ने नहीं उठाया। बुलाता है, फिर बुलाता है, कहता भाई फिर फुल पर्चा दे दें। ठीक है। वो मुदई कौन बनता है? मुदई हमें एक पुलिस वाला पहले हमें कह देता जी अब भाई जब शादी हो जाती है भाई पीछे हो जाते हैं, वालिदैन पीछे हो जाता है, वाइफ का फिर आगे होता है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, घर वाली बात है, ऐसी कौन सी बात है। और बीवी है उसकी, कोई बात नहीं। मैं उसको घर से बुलवाता हूँ तो मैं उसके नाम से पर्चा दरख्वास्त देते हैं, FIR हो जाती है। गुमशुदगी की 365 की FIR हो जाती है। FIR लेके नीचे से हम लोग ऊपर चले जाते हैं। ऊपर शहबाज साहब बैठते हैं ESI, वो पर 2 मिनट देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, कहते आरिफ साहब चले मौके पे चलते हैं। मौके पे हम जाकर शटर खोलते हैं, अंदर हमें ना कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती, कोई ब्लड कोई नज़र नहीं आता, बिखरा हुआ सामान नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है। हम 1 बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार गए तो ये मेरे साथ ये आपके राइट बैठे हुए हैं फ़रूक साहब। ठीक है। ये भी हमारे साथ थे। ये कहते यार ये बूट किसके पड़े हुए हैं, ये बूट फ्रेश बूट पड़े हुए हैं, ये किसके पड़े हुए हैं। मैं उसकी तस्वीर लेता हूँ, घर भेजता हूँ। घर वाले कहते यही बूट तो पहन के गया हुआ है आसिफ वो बूट पहन के गया हुआ है। ठीक है। शहबाज साहब हमारे साथ ही हैं, हम ढूंढते हैं। वहाँ में हमें एक अलमारी के पीछे आसिफ की जेब की कुछ चीज़ें मिलती हैं। 17 तारीख की उसने आंखें चेक कराई मोबाइल से, 18 की कुछ चीज़ खरीदी उसने, 20 की कुछ चीज़ खरीदी, ऐसे 20 तक उसकी चीज़ें थी। उसका ID कार्ड की कॉपी थी जो उसकी पॉकेट में होती पॉकेट में होती, आपकी पॉकेट में होगी, वो हमें मिल जाती हैं। थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। हम वहाँ से निकलते हैं
बाहर निकलते हैं, बाहर एक दुकान वाले से पूछते हैं यार यहाँ पे कौन आता जाता है, इस बंदे के साथ किस तल्लक है। एक बंदा हमें मिलता है घंटे 2 घंटे बाद, वो कहता है यार रिजवान शाह जो है इसका एक दोस्त है, वो आगे इसी लाइन में जाके आगे फैक्ट्री में वो काम करता है। हमने कुछ 4-5 चक्कर 6 चक्कर वहाँ पे लगवाए, पता चला जी वो रात को 8 बजे के बाद ड्यूटी ज्वाइन करता है। हम 8:30 फिर शहबाज साहब के साथ वहाँ पे चले जाते हैं, शहबाज साहब उसको पकड़ लेते हैं। वो पकड़ते हैं तो एक लड़का और साथ खड़ा होता है, वो कहता है जी ये भी उसका दोस्त है रिजवान शाह का, उसको भी ले लेते हैं। थाने आ जाते हैं, हमसे थोड़ी मालूमात लेते हैं। वो कहते हैं इसका एक कज़न है बंद रोड पे। शहबाज साहब कहते हैं भाईजान गाड़ी निकालें, तो बंद रोड चलते हैं। हम निकलते हैं, बंद रोड चल जाते हैं, वहाँ से उसको पकड़ते हैं, लेके आते हैं। तो वो कहता है इसका एक बंदोई है डिफेंस में किसी घर पे काम करता है। ठीक है। हम वहाँ पे चले जाते हैं एक रात में ही, ये 3-4 लोगों को पकड़ लेते बंदों को हमने एक रात में ही। पुलिस मतलब फुल एक्टिव होती है। शहबाज साहब माशाल्लाह हमारे साथ उसने बहुत कपरेट किया, वो हमारे साथ ही रहे। उसको भी हम ले आते हैं, पूछताछ करते हैं। तो वो कहता जी ने बताया कि 7 लड़की लेके भाग गया, लड़की लेके भाग गया। और शहबाज मुझे कहता यार अरे भैया आप फिर भी चेक कर लें। मैं कहा यार ये जो बात कर रहा है ये तो बात समझ में नहीं आती। हमने फिर भी सारे दोस्तों ने ढूंढा शायद कहीं से कोई ऐसा मामला निकल आए, लेकिन नहीं। फिर आ जाते हैं थाने में। कहा शहबाज भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो फिर करते शहबाज साहब ने डबास्टा डाला, प्रेशर डाला, एंड दूसरे दिन रात को हम जो पुलिस ने अपने तरीके से तफ्तीश की करना होता है उसमें हम पहुंच जाते हैं उसके पास, शाह के पास। ठीक है। जो मुजरिम होता है ठीक है। उसको हम ले आते हैं। वो भी हमें पहले ही ये चक्कर देता है जी वो लड़की लेके भाग गया है। वो हमने चेक कर लिया होता है, वैसा सीन ही कोई नहीं होता। फिर वो कहता जी साद ने पेशावर में किसी पठान के साथ खुशक दूध का काम करना था, हो सकता उधर चला गया हो। उसने हमें एक नई कहानी दे दी। हमने दोस्तों ने फिर दौड़ लगाई, एक एक चीज़ चेक की, एक एक दोस्त से पता किया, लेकिन वो खुश्क दूध का कारोबार भी नहीं निकला। अच्छा जी। फिर उसने कह दिया जी इसके ऊपर एक पर्चा हुआ था, ये थाना है क्या नाम है इसका, हंजरवाल थाने में। उसने एक हमें नई कहानी दे दी। हम फिर बेवकूफ़ बन गए उस कहानी में। शहबाज साहब कहते यार ये भी उलझाता रहा ना, उलझाता रहा कहानियाँ। शहबाज साहब कहते यार ये भी पता करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम चले जाते हैं हंजरवाल थाने में। वहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर एक एक चीज़ हमने चेक की। ना कोई बंदा उन्होंने गिरफ्तार किया, ना वैसे साइड पे रखा, ना कोई पर्चा सबके ऊपर, कुछ भी नहीं। चलो जी। फिर शहबाज साहब इसका ले आते हैं रिमांड। तो हम नामजद पर्चा हमने इसके ऊपर कराया हुआ था, शहबाज साहब ले आते हैं इसका रिमांड ला के जब उसको सीधा करते हैं अपने तरीके से, फिर वो हमें कहता जी मुझे FIR आपने नामजद करवाई थी? बिल्कुल नामजद करवाई थी। वो जो मुलाजिम था उसके ऊपर थी कि उस पे आपको मोबाइल उसके पास था, मोबाइल उसके पास थी। औरतों में बंदे को वहाँ बंदा ही कोई नहीं हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी डल जाती है, रिमांड आ जाता है। शहबाज साहब फिर अपने तरीके से पता करते हैं। फिर मुझे कहता है जी रात को 11-12 बजे का टाइम था जी, चलें जी फैक्ट्री चले गए। फैक्ट्री चले गए, शटर खोला, अंदर चले गए। उसने कहा जी इस वाशरूम में मैंने गोली का खोल फेंका है। आप साथ थे? मैं साथ, मुलजिम साथ था और पुलिस साथ थी। भाई मेरा साथ था। जब उसने गोली का खोल निकाला ना, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहाँ से बाहर आ गया, यही भाई साथ रहा। फिर उसने कोने से पत्थर सीमेंट का कचरा पड़ा हुआ था, वो उठाया तो वहाँ से ब्लड थोड़ा सा में उसने कलेक्ट करा दिया, ये ब्लड पड़ा हुआ है। फिर उसने बताया जी ऐसे ये लेटा हुआ था, मैंने पीछे गोली मारी। अच्छा। गोली मारने के बाद मैंने इसका गला बांधा, इसको जोड़ दिया, जोड़ के जो गद्दा नीचे चारपे पे लगा हुआ था उसी गद्दे में लपेटा, इसको लपेट के कोई वेलवेट का कपड़ा आया हुआ था काम करने के लिए, उसको लपेटा तो मैंने खींच के उस दूसरे कोने में जाके फेंक दिया। 22 की रात को उसने कत्ल किया, फेंक दिया। 23 की सुबह वो सारा लाहौर फिर घूमता है लड़का, और ये बंद रोड वाला लड़का जो है, तीनों बाइक के उसी मेरे भाई की बाइक के ऊपर ही घूमते हैं। यहाँ से ये दोनों जाते हैं बंद रोड पे, उसको लेते हैं दाता साहब जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। ये लंगड़ा फाटक किधर है,
वहाँ जाते हैं, सारा दिन उन्होंने एंजॉय किया, घूम शूम के जैसे भी किया। ठीक है। रात को वो लड़का और आता है, लाश फैक्ट्री में फैक्ट्री में पड़ी। पड़ी हुई है। रात को वो लड़का आता है, आगे घर पे 5,000 रुपये दे के सलीके सुलीके दे के चला जाता है। ठीक है, जब उसको हम गिरफ्तार करते हैं तो फिर वो बताता है जी मैंने ऐसे गोली मारी इसको। जब गोली मारी तो वो सो रहा था उस वक्त? सो रहा था, हम्म, सो रहा था, मैंने गोली मारी है, मैंने बांध के फेंक दी है जी। कहता जब आपका फ़ोन आया रात को, मैंने उसको रात को 1:16 पे फ़ोन किया था मेरा ख्याल है। कहता जब आपका फ़ोन आया है तब मेरी दौड़ लगी है, तब मैंने उसको उठाया है, बाइक के पीछे बांधा है, पिस्टल मेरे पास लगा हुआ है, यहाँ से अंदर अंदर से घूमता घूमता वो जा रहा है जी, क्या नाम है उसका, मुल्तान रोड पे चला जाता है। आगे एक थाना आता है, उसका नाम है मांगा मंडी। मांगा मंडी आता है, लाहौर की दूध का आखिरी था। आखिरी थाना। वो कहता है जी मांगा मंडी की हदूद में रात को 3:30-4 बजे मुझे पुलिस वालों ने बाइकों पे रोका। पुलिस वाले तलाशी देने लगते हैं तो मैं खुद ही उसको कहता हूँ जी मेरे पास ये पैसे हैं, 6,000 रुपये मेरे पास है। पुलिस वाले उनसे किसके बोल है कि पैसे पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं तो ये कहता है जी मेरे पास यही पैसे हैं, मैंने गांव जाना है, 5 आप रख लें, 1,000 मुझे दे दें। वो 1,000 लेके जेब में डालता है। 28 मिनट अभी हमने जिसका डाटा निकलवाया है, 28 मिनट ये पुलिस वालों के पास खड़ा रहता है, उनके साथ बहस होती है, ये जो भी होता है। 28 मिनट के बाद वो पुलिस वालों से निकल जाता है आगे कल्ला की तरफ। वहाँ पे जाके वो कहता सुबह 6:30 बजे हल्ला नहर में मैंने इसको पुल के ऊपर बाइक लगाई, एक दूध वाला गुजर रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा है। जब वो गुजर गया मैंने खोला है तो नहर में फेंक दिया। वहाँ से कहता ही मैं अपने गांव चला जाता हूँ। आगे होता है जी सुबह दिन चढ़ जाता है, महकमा जंगलात वाले जो हैं वो उनको कहीं लैश तैरती हुई नज़र आती वहाँ पे, वो करते हैं हल्ला चौकी को कॉल। हल्ला चौकी वाले आते हैं, वो लाश लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं पत्तों से, जो सरकारी हॉस्पिटल कौन सा भी उधर है, वहाँ से पोस्टमार्टम करवाने के बाद वो पत्तों की जो कब्रिस्तान की जो बेटी है उनके सुपुर्द कर देते हैं उनको। वो लावारस करके वो अमानतन वहाँ पे दफना भी देते हैं। जहाँ पे से लाश फेंकी वहाँ से जहाँ से लाश मिली ये उस लड़के का गांव है। वो गांव है जहाँ से लाश फेंकी और जहाँ से लाश मिली है। सुबह 6:30 बजे लाश मिलती है, फेंकता है और 12:30-1 बजे लाश मिल जाती है। तो पुलिस वालों की स्पीटें थी, वो उन्होंने लाश ली, पोस्टमार्टम कराया, अगले दिन सुबह दफना भी दिया। ना कि उसको चेक करते, पता करते, कोई मोबाइल पे किसी वीडियो फेंकते, चलो कोई दुनिया देखती, को पता चल जाता ये बंदा कहाँ से आया है। यहाँ पता करते यार ये बंदा आया है, किसी जगह से रब्ता करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो बंदा भी गिरफ्तार है। अब इसमें जो मकतूल की बीवी है, हाँ जी, जब उसका किरदार क्या निकलता है और ये कत्ल करने की असल वजह क्या है? जब हमने उसको गिरफ्तार करवा दिया था, वो फैक्ट्री लेके गया, जब उन्होंने पूछताछ की, फिर उसने कहा जी मैडम को ले आए। मैडम को ले आए? कौन सी मैडम? वहाँ तो तुम दोनों ही काम करते, मैडम कहाँ से आ गई? वो कहता जी आसफ की वाइफ को ले आए। उसने एक और नहीं कर दी, सिस्टम चला दिया। शहबाज साहब आते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, वो घर पे आके इसका इंटरोगेशन करते हैं, बयान लेते हैं, मेरी वालदा का, वालिद का, मेरा सबका चेक करते हैं, देखते हैं, कोई चक्कर नहीं। फिर उसने बड़े असर हुसूस से कहा, इसने मुझे कहा है आसफ को रास्ते से हटा दो, हम दोनों शादी कर लेंगे, ये फैक्ट्री हमारी हो जाएगी छोटी सी जो है, यहाँ से घर से भी हमें मिल जाएगा पैसा, ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे सुकून से। ये बयान देता है वो, ये देता है। फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है बीवी की, उसको ये फिर शहबाज साहब जो मुदई भी है, मुदई भी है, शहबाज साहब इसको भी फिर ले जाते हैं। हाँ। अभी वो इससे पूछताछ कर रहे हैं, देखिए अभी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अभी आप ओनियत नहीं करेंगे तो किसको कैसे पता चलेगा? यहाँ बात हुई तो उसकी फैक्ट्री में कैसे पता चल गया? अभी आसफ खाना खा के निकला है, पानी पी के निकला है कि जो, लेकिन आपको शक नहीं था?
हमें तो बिल्कुल शक नहीं था ना। आरिफ साहब कितने साल हो गए थे उसकी शादी? 12 साल। 12 साल में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा हो सकता? ये मैं नहीं पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन 12 साल से जब से ये आई थी इन दोनों के साथ ना, बल्कि पूरे घर के साथ वो उसने कोई ना कोई रफड़ डाला होता था। इख्तलाफात, हाँ, लड़ाई झगड़ा। ये यहाँ पे मेरी वालदा वाले इस कमरे में होते हैं, पीछे वाले में मैं होता हूँ। हमारी कोशिश होती थी इसको ना इग्नोर ही करें, चले वो चल रहा है ठीक है, वो चलता है उसके साथ ठीक है, मितराज नहीं है, हम इग्नोर ही करते थे। मैंने वहाँ से अंदर से बाहर आना है तो मेरे साथ उसने डायरेक्टर नहीं दरवाजे के अंदर खड़े होकर कोई ना कोई बात करते नहीं है। मेरा बेटा गुजर रहा है, उसकी साइकिल जहाँ पे खड़ी हुई है यहाँ फेंक देनी है, यहाँ से यहाँ फेंक देनी है, करती रहती थी। अच्छा आरिफ साहब, अब आखिर में आप भी जो है ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ़ और बड़ा दुख आपको देखना पड़ा। पुलिस ने काम बेहतर किया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन? ठीक है, शहबाज साहब हमारे साथ जितने दिन चले हैं बहुत अच्छा चले हैं। अब वो चले गए ये तारक सब इंस्पेक्टर के पास हमारी, क्योंकि पहले 365 थी, अब 302 हो गई, अब तारक साहब के पास चली गई है। वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी लेकिन हमारे पास खदशात हैं थोड़े से। मैं कहता हूँ वो कहीं मरियम बात सुन ले, बिल्कुल तो सुनेंगे, बताएं क्या वो हमारे दूर कर दे। क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूँ मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, तो उसको पता अभी तक नहीं चला। पिछले 10 दिन से हम बयान दे रहे हैं, आपका बेटे को एक बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया हुआ, आपको पता नहीं अभी तक चला। आपके एक बेटे को कत्ल कर दिया गया है बड़ी बेदर्दी से, आपके दूसरा बेटा दुआइयाँ दे रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। माँ का बेटा गया हो तो माँ को कैसे पता नहीं चलेगा? मैं कहता हूँ उसको पता चले, मरियम नवाज को, वो देखे हमारी वीडियो, हमें सुने, वो मोहसिन नकवी को कहे, वो क्या नाम है सीसीडी को कहे कि फिल इनको दरिंदों को जो जो इसमें मुलव्वस है पकड़ के और सरेआम कड़ी से कड़ी सजा दे। हमारी तो ये अपील है मरियम बीबी से कि जो कहती है मैं माँ हूँ पंजाब की, अब माँ बन के दिखाए। हम रो रहे हैं पिछले 15 दिन से, पुलिस काम तो कर रही है अपना, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह तड़पा के हमारे भाई को मारा गया है, गोली मारकर बांध कर तोड़े में डालकर, इस तरह तो कुछ जानवर के साथ नहीं करता, उसे नहर में फेंक दी है। ये 15 दिन से वीडियो चल रही हैं, आपने अभी तक एक पता नहीं किया कि आपके बेटे को किसी ने मार दी है। आप माँ बने, माँ को आप फ़र्ज अदा करें और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है सीसीटीवी को कंट्रोल करवाएं और ये फिल 2-4 दिन में इसका हमें फैसला करके बताएं कि आपने माँ का फ़र्ज अदा किया है। हम तो ये अपील करते हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ये जो मकतूल के भाई हैं अपील करते हैं और इन्वेस्टिगेशन पुलिस से भी इनको कोई गिला नहीं है, प्रॉपर इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुलजिम भी गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन केस जो है वो सीसीडी के हवाले करना चाहते हैं। यकीनन सीसीडी के जो हवाले से तफ्तीश के मामलात सामने आते हैं उससे बहुत सारे लोग मुतमिन हैं, कोई बहुत सारी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं उनके तफ्तीश के मामलात को, लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो ये चाहते हैं कि उनके जो 302 जो हीनियस क्राइम की वारदातों के तहत मुकदमात दर्ज होते हैं वो केस जो है वो सीसीडी के हवाले किए जाएं। और इस चीज़ को देखकर यही लगता है कि शायद आवाम में जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी पुलिस के हवाले से, सीसीडी के आने के बाद उसमें कुछ उम्मीद की किरण जो है वो कोई पैदा होती हुई दिखाई देती है। इस केस में पुलिस का मौक़िफ़ क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, दीगर ख़ानदान वाले लोग क्या कहते हैं ये भी हम आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, कत्ल की फाइलों में हम अक्सर सबूत देखते हैं, मुल्ज़िमों के एतराफ़ात सुनते हैं, पुलिस की तफ्तीश का रुख समझते हैं, लेकिन जुर्म के उस पहलू को बहुत कम महसूस किया जाता है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है, माँ का दुख। अब हम आपको लिए चलते हैं उस घर में जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, जहाँ एक जवान बेटा शादीशुदा 3 बच्चों का बाप और घर का वाहिद सहारा, अपनी माँ की उम्मीद भी था और ताकत भी। उस माँ के आंगन में एक ऐसी खामोशी उतर चुकी है जो चीख चीख कर कहती है कि जुर्म सिर्फ एक जान नहीं लेता,
पूरा घर उजाड़ देता है। एक माँ जिसने अपने बेटे को पालकर जवान किया, उसे बसा हुआ देखा, बाप बनते देखा, वो माँ आज अपने ही बेटे के जनाजे को अधूरे लफ्जों में याद कर रही है। एक माँ जिसने अपने बेटे को सुलाकर भी कभी नहीं सोचा था कि अगली सुबह उसका बेटा लाश की सूरत में वापस आएगा। नाज़रीन, अब आपको सुनवाते हैं उस माँ की दुख भरी दास्तान जिसका बेटा एक सफाक मंसूबे, एक झूठे इल्जाम और बेरहम जुर्म की भेंट चढ़ गया। आइए सुनते हैं उस माँ की वो कहानी जो दिल को चीर कर रख देती है। मेरे निक्के निक्के बच्चे यतीम हो गए। मेरा बेटा बेगना कतल करवाया। मेरा बेटा सीधी डंडी जान वाला। मेरा बेटा जिन्ने जिन्ने सुनिया दुनिया कदों दी कना आई है, कोई बेटा बच्चा बहुत चंगा सी। मेरा बेटा मेरे मार के सुट गया। मैं को बोलिया भी नहीं जाता। मैं तो नहीं हुक्म कि मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे निक्के निक्के यतीम रोंदे ने, उन्होंने बाप का इंसाफ चाहिए। मैंने मकतूल के भाई की आपने सारी गुफ्तगू सुनी। अब ये वो माँ है आसिफ की, मकतूल की, कत्ल होने वाले की। अपने बेटे के चले जाने का दुख सिर्फ यही महसूस कर सकती है और यही शायद बता भी ना सके हमें क्या कुछ हुआ। बेटे की शादी की, पोते पोतियां थे और अपनी ही उसकी बीवी ने एक जालिम के साथ मिलकर बेटे को कत्ल करवा दिया। माँ जी क्या कहना चाहती हैं, की कहना चाहते हो? बेटा मैं तो कहना चाहती हूँ, दसो। मेरा बेटा उन्होंने बुरे तरीके से मारिया। मेरे बेटे ने शहीद कर दिता। मेरे बेटे ने बड़ा बुरा मारिया, शहीद कर दिता। मेरे निक्के निक्के बच्चे यतीम हो गए। एक माँ का बेटा खोलिया उन्होंने, तो उन्होंने उपर मेरा इंसाफ चाहिए। उन्होंने इस तरह होनी चाहिए जिवें मेरे बेटे ने उन्होंने की है। जिन्ना जिन्ने कातल सारे मौजूद होने चाहिए। बेटा मेरे बेटे का इंसाफ होना चाहिए। माँ जी बेटा फरमाबरदार सी, बहुत फरमाबरदार सी, बहुत ख्याल कर, बहुत ख्याल करता है। सां सौ जाते सन, सत्या उठा के लिया के कोई शह लैके आਉਂਦਾ, फल लैके आਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਠਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਸੀ। बीवी ਉਹਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਲਕਾਤ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਹੀ। ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। शादी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਖਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰਾ ਪਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਪਸੰਦ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਸਫ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਆਣਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਆਸਫ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਆਏ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਸਰਾਜ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯਤੀਮ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ दुख घट जाएगा। बिल्कुल जी, ये माँ की आवाज़ है कि जो जालिमों ने किया, एक
माँ की जो है वो आँख का तारा था, बड़ा प्यारा था बेटा, इनको अजीज़ था, उसको जो है वो कत्ल कर दिया। फिर उसके 3 बच्चे हैं जो वो भी यतीम हो गए। नाज़रीन, जुर्म की कहानी अक्सर उस तरह सामने नहीं आती जैसे हम देख रहे होते हैं। जब इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जा रही थी उस वक्त तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। अहले खाना से बात हुई तो एक लम्हे के लिए पुलिस को भी यही लगा कि शायद मकतूल की बीवी इस तमाम वाक़े में कहीं ना कहीं मुलव्विस हो। बीवी को महज शक की बुनियाद पर तफ्तीश में शामिल किया गया, जैसा कि किसी भी संगीन मुकदमे में किया जाता है। लेकिन वक्त गुजरता गया, तफ्तीश आगे बढ़ती गई और पुलिस ने बारीक बीनी से हर पहलू को परखा तो हकीकत सामने आ गई। ना वो औरत कातिल थी, ना उसका किसी साजिश से कोई ताल्लुक था। वो सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश के अमल का हिस्सा थी। केस की नोयत के मुताबिक जुर्म का बोझ कभी एक फर्द पर नहीं गिरता, ये पूरे खानदान को तोड़ कर रख देता है, खास तौर पर उन लोगों को जो हर रोज मकतूल के साथ सांस लेते थे, हंसते थे, वक्त गुजारते थे। और अब हम आपको लिए चलते हैं उस कहानी के उस हिस्से की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। आसिफ के वो दोस्त जिनके साथ उसने जिंदगी गुजारी, राज शेयर किए, और वो भाई जो उसका सहारा भी था, हमसफर भी। आइए सुनते हैं आसिफ के दोस्त और भाई की दिल दहला देने वाली दास्तां। आसिफ और आरफ दोनों भाई मेरे साथ, दोनों के दोस्त हूँ, एक का नहीं दोनों का दोस्त हूँ। हमारा को 15 साल पुराना तल्लक है आपस में। तो ये जब से इन लोगों ने शादी की है ना, तब से ये सिलसिला इनका लड़ाई झगड़े का चल रहा है। इसके दौरानिए में कुछ 6-7 साल इनके गुजरे हैं। फिर बाद में इस औरत ने खुला दायर किया अदालत में, तो हम लोगों ने इसके खुले का जवाब दिया। जवाब में हमने इनके रिक्वेस्ट किया जज साहब से कि हमने इसको तलाक नहीं हम देना चाहते, हम रखना चाहते हैं। तो बाद में फिर कोई दोस्त पड़े हैं, उन दोस्तों की वजह से इनकी सुलह होगी। उस सुलह में इनकी फैमिली रजामंद नहीं थी, इनके दूसरे भाई नहीं थे। वो कहते थे इसको फ़ारग कर दो, अब अदालत तक पहुंच गई है तो आप इसको फ़ारग कर दो। फ़ारग इसने नहीं किया, ये हमसे अलहदा हो के कुछ दोस्त और बीच में पड़े हैं, उन दोस्तों ने मिलकर इसकी सुलह करवाई है। इस दौरानिए में जितनी देर केस चला है ना, इस औरत ने 30,000 या 20,000 रुपये ख़र्चा भी बच्चों का मिलता रहा है। इसका एक बच्चा है 10 साल का, वो मजूर है, एक बेटी है 8 साल की। एक बेटी, जो सबसे दुख वाली बात है ना, वो बेटी है 40 से 45 दिनों की। उसके बाद जब ये मामला चलता है तो हमने तो इसके ऊपर एक दिन भी शक नहीं किया ना। हमारे साथ साथ ही जाती थी, साथ ही रहते थे, सारा कुछ देख रहे थे, सब कुछ चेक कर रहे थे। फिर बीच में से ये शाह जो मुलाजम था, आसिफ का मुलाजम था, वो निकला है। उससे 3-4 दिन पुलिस वालों ने पूछा है, उसने कुछ नहीं बताया। पहले वो गारंटियाँ देता रह गया है कि आप लोग परेशान ना हो, आपका बंदा ज़िंदा है। हमने कहा आपको पता है कि बंदा ज़िंदा है, जूता उधर पड़ा है, तो बंदा ज़िंदा कैसे है जिसका जूता फैक्ट्री में पड़ा है, उधर से कुछ मेडिसिन मिली है नशे वाली, तो आप उसको मेडिसिन खिलाते रहे। उसने नहीं माना, उसने कहा ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बंदा ज़िंदा है, ये मरा नहीं है, आसिफ ज़िंदा है। हमें शक पड़ गया था इस पे कि ये इसको पहले तो शक की बुनियाद पे पकड़ा था, फिर हमें पक्का हो गया कि ये बंदा लाजमन शामिल है। जब भी उससे जिसने भी पूछा है, फिर जितना भी वो चला है, उसने कहा मेरा इससे, और आसिफ का मोबाइल, बाइक, पैसे, चाबियां फैक्ट्री की, कपड़ा, सब उसके पास से मिला है। हमें तो ना ही कभी आसिफ ने बात की है, ना ही हम इससे मिल के कुछ से हमारा तल्लक था। ये लग तो ऐसे ही रहा है कि ये 6-7 महीने पुरानी बात नहीं है, ये इससे भी पुरानी है। इतना छोटा प्लान नहीं है जो बंदा मारने तक पहुंच गया और बंदा बांधने तक पहुंच गया, नहर में फेंकने तक पहुंच गया। इतना जुल्म किया इस बंदे ने कि जो बंदा सुनता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक बंदा इतनी छोटी छोटी बातों पे एक बंदे को अगर मार ही दिया था तो इधर ही पड़ा रहने देता, हमें जनाजा ही नसीब हो जाता, हमें उसका मुंह देखना ही नसीब हो जाता। तो वो बातें जो मुंह देखने वाली थी, कोई रस्में थी उसकी आखिरी, वो रस्मात भी इसने हमें अदा नहीं करने दी इस जालिम ने। तक हम लोग देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको इधर लाहौर में लेके आएँ। अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, फिर हम DNA करवाएंगे उसका,
उसके बाद हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक इसने कन्फर्म कर दिया है कि यही बंदा है। हमने भी कन्फर्म किया, हम दोस्त हैं, मिलते थे, रहते थे, ये भाई हैं, फैमिली के लोग हैं, इन लोगों ने सब ने हमने कन्फर्म कर लिया 100% वो ही बंदा है। हम लोगों ने आगे 302 का मुकदमा है, हमने केस भी उनके साथ लड़ना है, अदालतों में भी सामने। वो उसने प्लानिंग ये किया कि वो उसके गाँव में ले गया उसको। उस गांव में दोबारा अगर आरफ भाई मदई हैं तो ये जाते हैं तो हमें उनसे डर लगता है। वो इस तरह के बंदे हैं कि बंदा बांध के लाहौर से कसूर ले गए हैं, तो फिर इनका क्या करेंगे वो लोग। इनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इस लड़ाई से बचने के लिए हम लोग उसको लाहौर लेके आना चाहते हैं। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਰੱਫੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੋ ਬੈਠੀਏ। ਹੁਣ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸਾ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਆਸਫ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। हुकूमत अपील है सर साड़ी के साड़ी हेल्प की जाए कि साढ़े ये कातल ने सिर भाई दे उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है और सच को झूठ से अलग करना ये काम हर किसी के बस की बात नहीं। आसिफ कत्ल केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू में जब पुलिस को कॉल मिली, जब मुकदमा दर्ज हुआ और जब इब्तदाई बयानात सामने आए तो कई पहलू ऐसे थे जो तफ्तीश को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में ले जा रहे थे। बाज शको शुबात और कुछ अधूरे बयानात और सबसे बढ़कर वो इल्ज़ाम जो मकतूल की बीवी पर लगाया गया। पुलिस ने कानून के तकाजे पूरे करने के लिए उसे तफ्तीश में शामिल किया, हर पहलू को जांचा, हर अमकान को परखा, क्योंकि सच तक पहुंचने के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहने दिया जाता। और फिर बारीक बीनी प्रोफेशनल महारत और जदीद तफ्तीशी असूलों के तहत जो हकायक सामने आए, उन्होंने केस का रुख यकसन बदल दिया। ये साबित हो गया कि बीवी का कत्ल से कोई ताल्लुक ना था, ना उसका किसी मुल्जिम से राब्ता था, ना कोई साजिश, ना कोई मंसूबा। वो एक शरीफ बाकिरदार औरत है, उसे सिर्फ तफ्तीशी तकाज़ों के तहत शामिल किया गया। आसिफ के कत्ल की असल हकीकत, मुल्जिम का असल मकसद और जुर्म की असल वजह, उन सब का इंकिशाफ करने में जिस शख्स ने सबसे अहम किरदार अदा किया वो है थाना ग्रीन टाउन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अख्तर महमूद। उन्होंने इस केस के हर धागे को पकड़ा, हर बयान को परखा और कानूनी महारत से उन गुत्थियों को सुलझाया जो आम आंख से नजर नहीं आती थी। अब हम आपको लिए चलते हैं उस तफ्तीश के हिस्से की तरफ जहां सच सामने आया और केस का असल रुख वाज़िया हुआ। आइए सुनते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अख्तर महमूद इस केस के बारे में क्या कहते हैं। वो कौन से शवाहिद थे जिन्होंने सच को बेनकाब किया और ये कैसे साबित हुआ कि बीवी बेगुनाह है और असल कातिल कौन? बीवी का कोई किरदार नहीं था। बीवी इसमें मदैया है, कैसरा नाम है जिसका। ये कोई 34-35 साल की एक घरेलू औरत है। 3 बच्चे हैं इसका बड़ा बेटा मजदूर है बेचारा, वो 12-13 साल उम्र है उसकी, वो पेनलाइज है, पैम्पर लगाती है उसे। 2 बेटियां हैं, एक बेटी की उम्र 2 माह है। तो ये अगवा का पर्चा दर्ज हुआ। ये जो हमारे पास मकतूल था आसफ, इसके अपने ही मुलाजम ने
इन्होंने एक कारखाना बनाया हुआ था हमारे इलाके में, तो उसके अंदर ये दोनों काम करते थे एम्ब्रॉयडरी मशीन पे। तो वो उनकी कोई तनख्वाहों के लेन देन का तनाज़ा था, तो उसने इसको रात के वक्त सर में फायर मार के कत्ल कर दिया। तो जब 3 दिन तक वो घर नहीं गया तो इसकी बीवी ने थाना में आके एप्लीकेशन दी कि मेरा खामन जो है वो नहीं आ रहा, तो उसके 365 का रूटीन में पर्चा दर्ज हो गया। लेकिन ये FIR नामजद थी। तो हमने जब पताजोई की पान के गाँव पत्तों की गए तो पता चला कि वो घर पे भी नहीं है। तो उसके बाद फिर हस्बे ज़ाब्ता जब हमने इनकी CDRs हासिल की तो उनको गिरफ़्तार किया गया। खान ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए उसने कहा जी कि पहले तो ये कहता रहा कि मुझे पता नहीं, बाद में वो ब्रेक हुआ, उसने बताया कि मैंने उसे कत्ल कर दिया था और उसकी नाश जो है वो हल्ला नहर में फेंक दी थी। अब यहाँ पे इशू ये था पुलिस के लिए, एक सवालिया निशान था कि एक 6 फुट था वो मकतूल का कद जो है आसिफ, तो 6 फुट पे बंदे को एक बंदा अकेला कत्ल करके उसकी नाश को इतनी दूर ले जाके डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। इस एंगल से जब चीज़ों को देखा गया तो जो मदैया मुकदमा है कैसरा, इसे भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया तो उसने खान ने ये बयान दिया कि इसकी बीवी के कहने पे मैंने इसे कत्ल किया है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, वो एक बाकरदार औरत है, तो ज़ुबान की थोड़ी तेज़ है, गुस्से वाली है। अपने खामन से भी शायद उसका कोई तनाज़ा रहा हो साहब किसी वक्त में, और ससुराल वालों से कोई अच्छा तल्लक नहीं था। तो चूँकि मकतूल के जो भाई हैं वो भी इस केस में बाद में इन्वॉल्व होके एक्टिव हो गए, तो उनकी फैमिली की तरफ से जो है इस बात को मनोअन तस्लीम कर लिया गया। हालांकि इनको समझाया भी गया था कि अभी मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, तफ्तीश में रुख बदलते हैं हालात के, चीज़ों के, चीज़ें सामने आती हैं, तो आप इस सिलसिला में तो सोशल मीडिया पे इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा किया गया जो कि बहुत गलत है। इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि जो आधा सच है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो जब ये स्टोरी कंप्लीट हुई तो इसमें उसके 2 साथी, एक उसका बहनोई है उनका वो शाह और एक उसका दोस्त, ये दोनों जो है इन लोगों ने फिर उसके कहने पे आके उसके साथ उस मकतूल की बॉडी को बाइक पे लोड करवाया। तो इस सारा रूट हमें मिल गया। पिस्टल से उसने कत्ल किया था, वो पिस्टल, वो एमटी और मकतूल की 125 मोटरसाइकिल जिसके ऊपर वो लोड करके ले गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर कब्ज़ा पुलिस में आ गई और उसकी मकतूल की बॉडी जो है वो भी हमें वो 174 की कार्रवाई करके चौकी हल्ला वालों ने दफन की थी। तो उसकी तस्वीरें जो थी वो उसकी फैमिली ने पहचान ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टफ़ केस था, अगवा का केस था जो कत्ल में तब्दील हुआ। पुलिस जब किसी फ़र्द को तफ्तीश का हिस्सा बनाती है ना, तो फिर वो गहराई तक जाती है, पीछे उसके साबका ज़िंदगी तक, उसके जो भी मामलात ज़िंदगी में रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। उस बंदे को समझना पड़ता है कि इसकी नेचर क्या है, ये कर क्या सकता है, ये किस हद तक जा सकता है। तो इस औरत को जो मदैया है इस मुकदमे की कैसरा, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत गहराई से देखा और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक बाकिरदार औरत है, इसमें इसके किरदार में कोई ऐसी गलती किसी भी स्टेज पे नहीं सामने आई। हाँ, वो गुस्से की तेज़ है, वो थोड़ी ज़ुबान की भी सख्त है। तो चूँकि इतना बड़ा उसके ऊपर ये पड़ गया, बेवगी का उसका खामंद कत्ल हो गया और कत्ल भी ऐसे बंदे ने कर दिया जो उसी के पास मुलाज़म था। तो इन चीज़ों को लेके वो वाकई हवास बाख्ता थी और उसकी कोई बातें रबत वाली नहीं थी, लेकिन वो एक सदमा था क्योंकि उसके पास एक माजूर बच्चा है, बेटा है, क्योंकि खामंद के बाद बेटा ही सारा होता है और वो भी मजबूर हो तो फिर एक औरत की क्या हालत हो सकती है। और उसके पेरेंट्स भी कोई बहुत अच्छे वेल सेटल लोग नहीं हैं, वो भी बेचारे मज़दूर टाइप लोग हैं। तो उसके बारे में जो भी बातें की गई वो गलत थी और ये बिल्कुल एक बेवा की किरदार कशी करने के बराबर है। ये बिल्कुल गलत थी। मुझे इसका बहुत अफसोस है, जिसने भी ऐसा किया उसने बहुत गलत किया।
बतौर मैं इंस्पेक्टर बाद में हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ और इसी माशरे का हिस्सा हूँ। मेरे थाने की जो है ना जी रहने वाले लोग, तो मेरे थाने के जो मशहूर इलाके हैं उसमें बागड़ियाँ, पिंड और इस तरह के ना, ये कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। यहाँ पे अगर एक यही तफ्तीश आप ले लें तो इसमें कोई 2, 4, 5 लोग नहीं आते थे। यानी अगर हमने कोई मुलाजा मौका करने जाना तो हमारे पीछे 20-25 लोग जो है ना, वो कोई बाइक पे, कोई गाड़ी पे लगे हुए हैं कि हम जी इनका साथ दे रहे हैं, ये इनका भाई नहीं मिल रहा और हम इनका साथ दे रहे हैं। ये चीज़ें बहुत तालीम और शऊर के लिहाज से ये लोग पीछे हैं। तो ये जो हुआ है प्री मैच्योर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ख़ासकर ये जो की गई है, तो ये हर बंदे ने अपनी सोच बयान की है। हक़ाइक़ का इससे कोई तल्लुक़ नहीं था। हक़ाइक़ जो है वो ये है, खान ने आसिफ को कत्ल किया है, इनकी वजह अनाज जो है इसकी तनख्वाहों का लेन देन था और खान जो कातिल है उसका मकतूल की बीवी से कोई तल्लुक़ नहीं है, ना ही वो ऐसी औरत है। और इसके साथ जो 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी डेड बॉडी साथ में लोड करवाई, वो भी अरेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं था। माशरे के लिए यही है कि अगर आप किसी को मुलाजम रखते हैं ना, तो उसे प्रॉपर आप उसकी मजदूरी दें, उसे मुतमिन रखें। ऐसा ना करें कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसे इतना दबा दें कि वो आपको नुकसान पहुँचाने तक चला जाए। और मेरी जो माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, उनके लिए ये है कि सिर्फ़ खामन सब कुछ नहीं होता। उसकी जो फैमिली है ना, उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, उसके माँ बाप हैं, उनको भी ऑनर देनी चाहिए, अपना मकाम बनाना चाहिए। ये एक फैमिली जो होती है ये एक सच होता है। और अब इसी कैसरा बच्ची को देख लें, खातून को, तो ये मुसीबत में आई है, तो इसके जो हैं ससुराल वाले, वो सारे लोग एक्चुअली तो वो हमदर्दी कर रहे थे अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सारी उसके साथ अगर मिलके करते, इसका अखलाक अच्छा होता, उन लोगों के साथ बर्ताव अच्छा होता, तो ये सारी प्रॉब्लम ना आती। तो इन जो रिश्ते हैं उनको तस्लीम करना चाहिए। यही सच है। यही जिस माशरे में हम रह रहे हैं, हम जो है ये एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ मिलजुल के रहना और रिश्तों को अहमियत देना ही आपकी महफूज ज़िंदगी की तरफ होता है। तो ये 3 भाई हैं, इन तीनों भाइयों के भी इतनी ज़्यादा कोई अलैक नहीं थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो गुम हो गया और 3 दिन बाद उसकी बीवी दरख्वास्त लेके आई है, तो भाई उसके बाद में अनवाल हो रहे हैं। हालांकि भाइयों को हर रोज़ एक दूसरे की खैरियत तो दरियाफ़त करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस नहज पे लेके आ गई कि आसिफ बहुत कमज़ोर लगा उसे, कातिल को। उसके साथ उसका कोई भी ब्लड रिलेशन जो है इतना ज़्यादा मजबूती से नहीं था कि वो उसे ये समझता कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसके पीछे ये भी हो सकता है। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया में एक बात हमेशा सच रहती है कि सच छुप तो सकता है मगर ज़्यादा देर तक नहीं। आसिफ कत्ल केस भी धोखे, इल्ज़ाम, गलतफहमी और झूठ के गिर्द घूमता रहा। कभी बीवी पर शक किया गया, कभी खानदान आपस में उलझता रहा, कभी दोस्तों के बयानात ने केस को मजीद उलझाया, कभी मुल्जिम ने झूठी कहानियां बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर कानून की आंख कभी बंद नहीं होती। तफ्तीश ने ये साबित कर दिया कि आसिफ की बीवी बेगुनाह है। ना उसका किसी मुल्जिम से कोई राब्ता था, ना कोई खुफिया ताल्लुक, ना कोई साजिश। ये सब महज हालात और गलत फहमियों का एक ऐसा जाल था जिसने उस औरत को बिलावजह इल्जाम की जद में ला खड़ा किया। पुलिस की बारीक बीनी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अख्तर महमूद पेशावराना महारत के साथ आखिरकार इस केस की सच्चाई को सामने ले आए। असल कातिल पकड़ा गया, झूठ का चेहरा बेनकाब हुआ और वो हकायक जो इब्तिदा में छुप गए थे वो पूरी ताकत के साथ सामने आ खड़े हुए। लेकिन नाज़रीन, एक जुर्म सिर्फ एक मुजरिम पैदा नहीं करता, वो पीछे एक माँ को रोता छोड़ जाता है, एक भाई को जुदाई के गम दे जाता है
एक दोस्त को यादों के बोझ में दबा देता है और 3 मासूम बच्चों को हमेशा के लिए बाप के साए से महरूम कर देता है। यह है जुर्म का असल चेहरा और यही मकसद है जुर्म अंजाम का, कि हम आपको दिखा सकें कि जुर्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। वो सबके दामन पर दुख छोड़ जाता है। आसिफ की कहानी खत्म हो गई, मगर ये एक ऐसा सबक दे गई कि इल्जाम लगाने से पहले सच को जांचना जरूरी है और जुर्म कभी किसी का नहीं होता। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।